हेलो एवरीबॉडी, यह है सीबीएसई साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 और यह चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। इस पार्ट से पहले हमने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में स्टडी की थी। किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, है ना। हाइड्रोजन में हमने सिंगल बॉन्ड देखा था कैसे बनता है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है और इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए जा सकते हैं। साथ ही आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में डिफरेंस को भी हमने स्टडी किया था। तो अब हम आज स्टडी करने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अपर रूप, कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, तो उन अपर रूपों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो हमारा एलिमेंट है कार्बन, यह नेचर में कई रूपों में पाया जाता है और उन रूपों की अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फाउंड बाय कार्बन एटम्स। आपने डायमंड भी देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा, और ग्रेफाइट के बारे में भी देखा होगा, सुना होगा, है ना। ग्रेफाइट हमारे जो पेंसिल की लेड होती है उसके अंदर भरा जाता है और ये ब्लैक कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, डायमंड में और ग्रेफाइट में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इनमें जो एटम होते हैं, दोनों पदार्थ हैं, ठीक है। डायमंड भी एक पदार्थ है और हमारा ग्रेफाइट भी एक तरह का पदार्थ है। तो इस पदार्थ के अंदर जो एटम है वे तो कार्बन के ही हैं, लेकिन कार्बन एटम आपस में किस तरह से बॉन्डेड है ना, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, कैसे स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, उसी के आधार पर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें डिफरेंस हम कर सकते हैं या उन्हीं के कारण उनमें डिफरेंस पाया जाता है। In diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms, forming a rigid 3-dimensional structure. डायमंड के अंदर हर कार्बन एटम अन्य 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है, उनके साथ वह बंध बनाकर एक 3-dimensional त्रिविमीय कठोर संरचना बनाता है। In graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane, giving a hexagonal array. और ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, एक कार्बन एटम अन्य 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। जैसे बीच वाला कार्बन एटम है हमारा, तो इसके आसपास 1, 2 और 3 कार्बन एटम होते हैं, है ना। और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पर, और इसमें होते हैं 6 कार्बन एटम। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हेक्सागोनल एरे, ठीक है। एरे का मतलब होता है जैसे एक ट्रे होती है ना, एक तस्तरी होती है, प्लेट होती है, उसी तरह से यहाँ पर एक प्लेट बन जाती है इन रिंग्स की, और ये प्लेटें एक के ऊपर एक रखी होती हैं। इनको मैं अभी आपको 3-dimensional स्ट्रक्चर में भी दिखाऊंगा। और ये जो हमारा डायमंड है, डायमंड के अंदर बीच में एक एटम है और उसके आसपास 4 अन्य कार्बन के एटम होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बहुत कठोर स्ट्रक्चर होता है, हाईली डेंस स्ट्रक्चर होता है कार्बन के एटम्स का। और जो हमारे ग्रेफाइट होती हैं वे सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, है ना। तो उसका रीज़न क्या है ये भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज अ डबल बॉन्ड, और इन बॉन्ड्स में एक बॉन्ड जो होता है वह डबल बॉन्ड होता है। एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाई, और इस तरह कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, क्योंकि आपको पता है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जो कि फ्री होते हैं उसके बॉन्डिंग करने के लिए, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो यदि इसके आसपास 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री रहता है ना। तो वह एक इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना लेता है, जैसे इस कार्बन पर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड ज़्यादा स्थायी नहीं होता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड कभी इधर है तो फिर कभी इधर है तो कभी इधर है, ऐसे ही घूमता रहता है। और यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी कर सकता है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबाउ द अदर। तो हेक्सागोनल एरेज जो होती हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, ये एक दूसरे के ऊपर परतों के रूप में रखी रहती हैं। तो मैं इसका आपको एक 3-dimensional स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पहले हमारे जो ये 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, ठीक है, इन तीनों को हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि आपके अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये डायमंड का एक 3-dimensional स्ट्रक्चर है, और एक कार्बन एटम जो कि मध्य में होता है वह अन्य 4 कार्बन एटम्स के साथ किस तरह बंधित होता है। और ये हमारे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है जिसमें लेयर्स हैं, ठीक है। नीचे जो में एटम्स हैं ये लेयर्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और देखिए एक एटम अपने आसपास के 3 एटम से किस तरह से बॉन्डेड है और हेक्सागोनल एरे ये बनाता है। ये जो लेयर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं और इनमें बॉन्डिंग होती है। तो
आप ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और ये हमारा फुलरीन है। फुलरीन C60 होता है ना, C60 से ज़्यादा भी इसमें कार्बन एटम हो सकते हैं और ये एक फुटबॉल की तरह यहाँ पर। और यदि आपके एग्ज़ाम में ये आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, तो आपको ये बनाना आना चाहिए। डायमंड का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है क्योंकि डायमंड जो है वह 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तो आप उसको ज़्यादा कंफ्यूज ना हुए, उसमें आप आसानी से उसको बना सकते हैं। मैं उसकी तरकीब आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे कि हमारे ये कार्बन के एटम है, ठीक है, तो आपको इनको जोड़ना है, एक ऊपर और 3 नीचे। तो ये हमारा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर ये जो हमारा एक कार्बन एटम है ये भी अन्य 4 कार्बन एटम से जुड़ा होगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके नीचे जैसे ये फर्स्ट वाला हम ले सकते हैं इधर वाला, तो ये भी अन्य 4 कार्बन एटम से जुड़ा होगा इस तरह से, देन इस तरह से, इस तरह से और इस तरीके। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना लें तो इससे आपको हेल्प होगी और आप आसानी से बना पाएंगे। आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने के पीछे ना पड़ें। और जो आपके ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो तो आपके जैसे टेक्स्ट बुक में दे रखा है, आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको इनको डायग्राम को बनाना है, ठीक है। और फुलरीन का भी यदि आपसे पूछा जाए तो आप उसका डायग्राम भी बनाना सीखें। देन तो हम वापस आ जाते हैं हमारी टेक्स्ट बुक पर। तो आपने देखा किस तरह से डायमंड में और ग्रेफाइट में और फुलरीन में कार्बन के एटम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। यदि स्ट्रक्चर पूछा जाए आपसे तो आप इसको बोल सकते हैं डायमंड में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है कार्बन के एटम्स का, और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल एरो ये बनाते हैं, ठीक है। और इसमें जो फुलरीन होता है इसमें ये हेक्सागोनल और पेंटागोनल एरेज के रूप में और रिंग के रूप में ये आपस में अरेंज रहते हैं ना। एक रिंग में देखिए 6 कार्बन है और एक रिंग में 5 कार्बन है, तो इस तरह से ये आपस में जुड़े होते हैं। These two different structures result in diamond and graphite having very different physical properties even though their chemical properties are the same। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना किसके, डायमंड के और ग्रेफाइट के, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये काफ़ी भिन्न होती हैं, काफ़ी अलग अलग होती हैं। डायमंड तो आप जानते हो कितना चमकीला होता है और कितना महंगा होता है, लेकिन ग्रेफाइट एकदम भद्दे रंग का होता है, हल्का होता है, नरम होता है, कठोर नहीं होता है और इलेक्ट्रिसिटी का चालन भी करता है। लेकिन ये दोनों डायमंड एंड फुलरीन इलेक्ट्रिसिटी का चालन नहीं करते हैं। तो ये जो इनके बीच में डिफरेंस है इनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस। दे हैव डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वे बिल्कुल सेम है क्योंकि वह कार्बन के बने हुए हैं। सभी किसके बने हुए हैं, प्योर कार्बन के ये बने होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अलग अलग हैं। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सबस्टेंस नॉन वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सबस्टेंस नॉन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में सबसे हार्डेस्ट कौन होता है, हमारे डायमंड होता है। आपको लगता होगा कि ये जो मेटल्स होती हैं लोहा कॉपर वगैरह ये बहुत हार्ड होती हैं ना, इनसे हार्ड शायद ही कुछ हो, लेकिन इनसे भी हार्ड होता है, पत्थर से भी हार्ड होता है। कौन होता है, ये हमारा डायमंड होता है, ठीक है। इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे हार्ड सबस्टेंस है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर होता है। इसके कारण कार्बन के एटम बहुत पास पास होते हैं, बहुत डेंसली पैक्ड होते हैं और ये बहुत हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। और जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये स्मूथ होता है, ठीक है, चिकना होता है, स्लिपरी होता है, फिसलने वाला होता है क्योंकि इसमें जो ये परतें होती हैं, देखिए एक नीचे हेक्सागोनल एरे और ऊपर ये दूसरी हेक्सागोनल एरे, और इनके बीच में क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा आपस में बंधे होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जब हम ऊपर से प्रेशर डालते हैं, है ना, ऊपर की लेयर पर जब प्रेशर डालते हैं हाथ से दबाते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। ये परतें क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगी, जिसके कारण हमें ये कैसी लगती हैं, स्लिपरी लगती हैं, फिसलने वाली लगती हैं। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है, अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, है ना। जबकि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वे कैसे होते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। लेकिन कार्बन का ही बना हुआ ग्रेफाइट ऐसा मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि ये अपने आसपास वाले 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है, लेकिन इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वह फ्री होता है। इस कारण यह क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी हद तक कंडक्ट कर सकता है। बहुत अच्छे से नहीं करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन बन जाता है हमारे, वाई डिड ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हाउ एवर इट इज़ अ नॉन मेटल, गिव रीजन। तो कारण पूछने वाले क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है जबकि ये क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर एक एक्सेप्शन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन का जो स्ट्रक्चर है उसी में इसका आंसर छुपा होता है और आप उसका स्ट्रक्चर भी आंसर में बना सकते हैं। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायमंड्स को आजकल आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाया जाता है ना, बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर। प्योर कार्बन हम लेंगे और उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर उसको हम रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या होगा, डायमंड जो है वह कार्बन जो है वह डायमंड में बदल जाएगा। दिस सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। तो ये जो सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है, लेकिन ये जो हमारे प्राकृतिक नेचुरल डायमंड्स होते हैं उनसे ये इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब उनमें अंतर करना बहुत मुश्किल होता है, वे बिल्कुल नेचुरल ही लगते हैं। फुल रिन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। वहीं फुल रिन होते हैं हमारे 3rd नंबर के एलोट्रॉप्स, जो कि कार्बन के ही एलोट्रॉप हैं। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60 विच हैज़ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल। तो सबसे पहले जो फुल रिन आइडेंटिफाई किया गया था, जिसकी खोज हुई थी, उसमें 60 कार्बन थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया C60। ठीक है, कार्बन 60 कह सकते हो आप इसको। विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल। और इसमें जैसे आप ऊपर देख पा रहे हो, कार्बन एटम फुटबॉल की शेप में, एक फुटबॉल शेप में अरेंज्ड होते हैं। द फर्स्ट वन since this looked like the geodesic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, the molecule was named fullerene। तो इसका नाम फुलरिन क्यों रखा गया है ना, फुलरिन को हम फुलरिन क्यों कहते हैं, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो फुलरिन का नाम फुलरिन इसलिए लिखा गया या रखा गया क्योंकि एक अमेरिका का एक आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट मतलब जो कि अपने भवन निर्माण कार्य करते हैं, नक्शे वगैरह बनाते हैं, तो उसका नाम था बकमिस्टर फुलर। और वो क्या बनाता था, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, वह जियोडेसिक डोम बनाता था। ये गोलाकार आकृति के होते थे और उन्हीं आकृतियों की तरह हमारा फुलरिन भी दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फुलरिन। इसीलिए इस मॉलिक्यूल को नाम क्या दे दिया, फुलरिन दे दिया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर में, Since this looked like the geodesic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, the molecule was named fullerene। तो ये जो हमारा फुलरिन है, इसका स्ट्रक्चर एक आर्किटेक्ट है यूएस के बकमिस्टर फुलर, उनके द्वारा बनाए गए जियोडेसिक डोम के जैसा है। मतलब उन्होंने इस तरह की डिज़ाइन बनाई थी जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो इसी कारण से इन स्ट्रक्चर को, इन मॉलिक्यूल को क्या नाम दिया गया, फुलरिन नाम दिया गया। ये आप आंसर में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एलोट्रॉप वाला जो सेक्शन है वह ख़त्म होता है। इसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।